हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की, और ये मोस्ट अवेटेड चैप्टर रहता है। अगर आपका मतलब ऑब्वियसली अगर जीएस आती है पेपर में तो गुप्त काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो चैप्टर हैं अब से स्टार्ट हो जाएंगे। ये चैप्टर हमने कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं अपने स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, एनसीईआरटीज़ के। तो ये वो चैप्टर हैं कि जो हमारा रिपीटेडली आ जाते हैं, ठीक है। या जब भी हम जीएस की तैयारी करते हैं तो ये चैप्टर हमारे आ जाते हैं। यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंशियंट हिस्ट्री का जितना पार्ट था वो मतलब जो ऐसा पार्ट था जिसको हम बहुत कम रिवाइज करते हैं, वो पार्ट अब जा चुका है। अब पार्ट आ गया है वैसा जो आप इजीली कहीं ना कहीं देखते भी हैं। अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आगे, और हर कोई इन चैप्टर्स को कराता भी है। तो हम करेंगे गुप्त काल आज का चैप्टर, और बहुत अच्छा चैप्टर है, याद रखिएगा। इससे पहले हमने 5 चैप्टर कर चुके हैं और बिल्कुल आपको एमसीक्यू टाइप में ही कराया, ज़्यादा टाइम लिया भी नहीं है। वैसे अगर करोगे डिटेल थ्योरी के वाइज तो आपको ऑब्वियसली एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। और सिर्फ 6, 7, 8 की एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, अप टू +2 तक की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? किसने गुप्त वंश की नींव डाली थी? ये थे हमारे श्रीगुप्त, याद रखिएगा। देखो इसमें गुप्त आएंगे सबके नाम के पीछे, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, या फिर श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त भी आ सकता है फोर्थ ऑप्शन में। तो मोस्टली क्या रहता है कि जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे से नहीं किया है, या फिर जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब से तैयारी की है, जिन्होंने एक बार भी बुक्स वगैरह को नहीं पढ़ा है, तो वो समुद्रगुप्त कहीं ना कहीं लगा देते हैं, क्योंकि वो नाम बहुत प्रचलित है हमारे इतिहास में। तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, और बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। गुप्त किसके सामंत थे? ये थे हमारे कुषाणों के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। देखो ये अपने आप को उपाधि दे लेते थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, अकबर ने दी थी अपने आप को। ऐसे ही यहाँ पर गुप्त वंश के शासक जो कि हमारे चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, चंद्रगुप्त मौर्य अलग हैं, उनको याद रखिएगा। ये यहाँ पे कौन से शासन काल में है? गुप्त शासन काल में। तो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट थे उन्होंने महाधिराज की अपने आप को स्वयं को उपाधि दी थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन है, हमें इन सूची को मिलान करना है। ये सूची देखिए, प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किसका है? बिलसड़ अभिलेख किसका है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किसका है? और मंदसौर अभिलेख किसका है? क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से यहाँ से 4 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कि यहाँ पे देखो मोस्टली आपको लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो एज इट इज़ ऑप्शन मिलेंगे। कोई एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये मिलेगा कि भाई फर्स्ट का थर्ड, थर्ड का फोर्थ, ऐसे, वरना आपको 1, 2, 3, 4 ही मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। फिर है जो हर्षवर्धन की बाणभट्ट है ना, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। बिलसड़ स्तंभ अभिलेख ये कुमार गुप्त से है। भीतरी स्तंभ अभिलेख आपका सकंद गुप्त से है। और मंदसौर अभिलेख ये आपका बंधुवर्मन से है। इस क्वेश्चन को सभी याद कर लेते हैं। प्रयाग या इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, लेकिन ये वो अभिलेख है जो हम याद नहीं कर पाते, या फिर हमें नहीं दिखाए जाते क्वेश्चन में जब क्वेश्चन सीरीज कराते हैं। तो बिलसड़ स्तंभ अभिलेख कुमार गुप्त का है, भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंद गुप्त का है, मंदसौर अभिलेख बंधुवर्मन का है। लूसेंट आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, उससे आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी, मैं बार बार इसलिए चेक कर रही हूँ कहीं ये रुक ना जाए और मेरे को बाद में फिर याद ही ना रहे कि ये रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ भी था? ये थे आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट। अब देखो अगर आपने रील्स वगैरह देखी होगी या फेसबुक पे पोस्ट वगैरह देखी होगी, कहते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो की शुरुआत की थी और शून्य की खोज की थी इन्होंने, हमारे भारत से ही थे। तो जब ऋषि मुनि जो शिक्षा देते थे पांडव लोगों को, उन्होंने उनको गिनती कैसे सिखाई, ये मैंने एक रील्स में पढ़ा था, रील में। तो अब यहाँ पे हमें सिर्फ ये याद रखना है, जो खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ थे वो हमारे आर्यभट्ट थे। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? उनके दरबार में कौन सी भाषा बोली जाती थी या कौन सी भाषा में काम किया जाता था? तो संस्कृत भाषा थी। पाली प्राकृत वो पहले की है, हिंदी हमारा आधुनिक रूप है, तो संस्कृत थी उस टाइम पे। इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीटेडली आता है। देखो कितनी बार आया ये क्वेश्चन, और ये तो बहुत पुरानी बुक का पीडीएफ है। अगर आप रिसेंट की अभी लूसेंट लेते हो तो उसमें तो मल्टीपल टाइम्स आता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है इनकी
क्योंकि विस्मित ने इनकी विजय को देखकर। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये थे हमारे स्कंदगुप्त। ठीक है। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला, स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व, भूमिकर या साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। देखो इस टाइम पे कला और स्थापत्य का बहुत ज़्यादा प्रचार हो गया था, प्रचलित था, तो गुप्त राजवंश इसीलिए क्या था? प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हमारा अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता की आपने पढ़ा होगा, अजंता एलोरा की गुफाएं, वो जो महाराष्ट्र में है। यहाँ पर अजंता कलाकृतियाँ पूछा है तो ये गुप्त काल से हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कुछ विद्वानों ने ये बताया है या ये भाई लिखा पाया कहीं ना कहीं कि जो कवि कालिदास थे वो किसके राजकवि रहे थे? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अपने आप को किसकी उपाधि दी थी? महाधिराज की। भारत का नेपोलियन किसने कहा? किसको कहा? समुद्रगुप्त को। किसने कहा? ईवी स्मिथ ने। क्यों कहा? क्योंकि उनकी विजयों के कारण। हुनों का आक्रमण करने से भारत पर किसने रोका? समुद्रगुप्त ने। याद रखिएगा एक एक चीज। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कौन सा? देखो कांची कोई विश्वविद्यालय नहीं है, काशी भी नहीं है, तक्षशिला है और नालंदा है। तो उत्तर गुप्त काल में, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो नालंदा विश्वविद्यालय हुआ। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख है हमारे भानुगुप्त से संबंधित। ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या भानुगुप्त, तो एरन का जो अभिलेख है वो भानुगुप्त से रिलेटेड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग मैं नहीं कहूँगी, ये आप सभी को पता है, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आता है। गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये आपका गुप्त काल है और स्थापत्य काल इस टाइम पे बहुत ज़ोरों पर था। फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान था हमारा चीन का निवासी। किसके शासनकाल में आया? चंद्रगुप्त सेकंड के। कब? गुप्त काल में। और कहाँ से था? चीन से। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकंड किस वंश का शासक था? सेतुबंध किसने लिखी? प्रवर सेकंड ने। ये किस वंश का था? शक, कण्व, वाकाटक या सातवाहन? तो वाकाटक वंश का क्या था? शासक था, राजा था ये भी। और इन्होंने सेतुबंध लिखी थी। प्रवरसेन वाकाटक वंश का शासक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये कहा गया समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ अभिलेख में स्क्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त ना कि समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ अभिलेख में स्क्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में, जूनागढ़ में, प्रयाग प्रशस्ति में या मंदसौर जो लेख है। ये तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड हमें पता है, ये हमारे अशोक मौर्य के टाइम पे है। तो ये कहोम स्तंभ अभिलेख में स्कंदगुप्त को स्क्रोपम कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा थे राज मेघवर्मन, भगवान बुद्ध का मंदिर बनाना था तो समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। कहाँ पे बनाया गया था ये मंदिर? ये बनाया गया था बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला या स्थापत्य कला कह सकते हो, तो ये हुआ था हमारा गुप्त काल में। चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज की थी और चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की थी। ये कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद, मतलब शकों को हराने के बाद, जड़ से उखाड़ फेंकना होता है उन्मूलन का पर्यायवाची। तो विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद इन्होंने धारण की थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन रहे थे? देखो हड़प्पा संस्कृति की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 3 देवता प्रमुख थे, आप सभी को पता है, इंद्र, विष्णु और सोम। ठीक है। यहाँ पर जो लोकप्रिय देवता रहे थे वो रहे थे हमारे विष्णु भगवान। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने शकों का उन्मूलन करने के बाद ही उपाधि धारण की और अपनी इसी खुशी में चांदी के विशेष सिक्के भी जारी किए। मेहरौली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? बहुत बार क्वेश्चन आता है, किसी भी तरीके से आ सकता है, किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। किस सदी में हुआ? तो ये हुआ चतुर्थ सदी में। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं, फाहियान और हेत्सांग डैश ने के राज्यों को देखा? किसके राज्यों को देखा भाई?
तो चंद्रगुप्त मौर्य और हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत पहले की बात हो रही है। हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कृष्णदेव राय, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की अब आपको आएगी याद, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, कादम्बरी, ये सारी रिलेटेड हैं। तो फांसांग और हेत्सांग ने किसके राज्यों को देखा, मतलब किसके उसमें आए, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त सेकंड और हर्षवर्धन के। धन्वंतरी कौन थे, धन्वंतरी थे हमारे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में जो नवरत्न थे, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक उस टाइम पे थे जब हमारे ऋग्वेद वगैरह थे। यहाँ पर है धन्वंतरी, ये एक चिकित्सक थे और ये चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न के रूप में थे। गुप्तकाल शासन प्रणाली किस प्रकार की प्रणाली थी, गुप्तकाल शासन प्रणाली एक राजतंत्रात्मक थी। अभी की तरह डेमोक्रेटिक नहीं थी या फिर अभी की तरह आप एक रिपब्लिक नहीं बोल सकते, ये राजतंत्रात्मक थी, राजा के ही हाथ में था सब कुछ। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो ऊकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है। फाहियान ने जो अपना ग्रंथ लिखा था फो कु ओ की, इसमें क्या नहीं मिलता, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बौद्ध राज्यों का, गुप्त बुद्ध के उपदेशों का, या बौद्ध मंदिर, स्तूप और विहारों का। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का इसमें कहीं पे भी विवरण नहीं मिलता। नेक्स्ट है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन से हैं। ये है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये ना 4-5 मंदिर हैं और ये आपको मैं बता दूं कि इनमें से 2 या 3 मंदिर यूपी में हैं, बाकी सारे एमपी में हैं, मध्य प्रदेश में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, अगर मैं गलत ना हो तो यूपी में है, और अगर गलत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में करेक्ट भी कर दीजिएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये यूपी में है और ये है गुप्त स्थापत्य कला का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है ये, ठीक है। बाकी ये भीतरगढ़ है, बुमरा है, तिगवा है, ये एमपी में है। ये कुछ 7-8 मंदिर हैं, मैं आपको ये दिखवा भी दूंगी अभी जैसे जैसे हिस्ट्री करेंगे आएंगे, अदरवाइज मैं आपको एक अलग से पीडीएफ दे दूंगी। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ, 16, 17 और 19 नंबर की, ये रहने देना। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। अमरकोश किसने लिखा, अमर सिंह ने लिखा। कौन से शासक के दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, और इन्होंने अपने आप को किसकी उपाधि दी थी, विक्रमादित्य की। गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, मतलब जो गुप्त संवत जो प्रारंभ किया था, फर्स्ट ने, सेकंड ने, समुद्रगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने, इसकी स्थापना की थी हमारी श्रीगुप्त ने, और गुप्त संवत को प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, जिसने अपने आप को महाधिराज की उपाधि दी थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। सबसे पहला अपना राज्यारोहण के स्मारक के रूप में शकों का उन्मूलन किया था चंद्रगुप्त सेकंड ने, और इसी के टाइम पे इन्होंने अपने इसकी विजय की खुशी में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। हुणों को परास्त किया था, हुणों को आक्रमण करने से रोका था समुद्रगुप्त ने। तो फिर ये अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन। देखो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे रिलेटेड है, समुद्रगुप्त से। इसके लेखक कौन है, हरिसेन है। किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। गुप्त काल को प्राचीन कला का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे कला और साहित्य का जो क्षेत्र था वो अपने बिल्कुल पीक पर था, चरमोत्कर्ष पर था। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ, मौर्य, कुषाण, शुंग। तो ऑब्वियसली गुप्त काल की बात चल रही है तो गुप्त काल में। तो सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वो गुप्त काल का है। इसे सारनाथ देख के मौर्य मत लगा देना, धमेक स्तूप का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, गुप्त काल में सोने की मुद्राएं भी चलाई गई थी, तो ये कहा जाता था दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है, और ये बहुत बार आता है। बाणभट्ट ने क्या लिखा, चंद्रबरदाई, हरिसेन ने क्या लिखा, कालिदास ने क्या। तो कुमार संभव जो है वो कालिदास की रचना है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है, गुप्त काल में हुआ था, और यही जो विश्वविद्यालय था ये एक बार बहुत ही प्रसिद्धि में था गुप्त काल में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी, 1/4 भाग था उपज का, 1/6 था, 8 था, या फिर आधा भाग था, मतलब 50-50, 1/2, तो 1/6 भाग था। मतलब अगर आपको आपकी जितनी भी ज़मीन है उसमें जितना भी अनाज पैदा हुआ है 1/6 भाग आपको किसको देना होता था, भू राजस्व की दर के रूप में। गुप्त युग की बात हो रही है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये भी गुप्त काल की थी। नगरों का पतन होना स्टार्ट हो गया था। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक
ग्राम अनुदान में दिया था। मतलब सबसे अधिक जो गांव हैं वो अनुदान में दे दिए गए थे। ये किस वंश के शासकों ने किया था? ये गुप्त वंश के शासकों ने किया था। मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अनुदान दिया था। दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? ये चंद्र की स्मृति में है। कहाँ पर है भाई? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, वहाँ पर है। प्रसिद्ध लोह स्तंभ दिल्ली में है, गुप्त युग का है। और ये किसकी प्रसिद्धि में है, किसकी स्मृति में है? तो ये चंद्र की स्मृति में है, याद रखिएगा। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र, अब ये कालिदास ने यहाँ पर मालविकाग्निमित्र, इस नाटक का नायक कौन था? देखो क्वेश्चन कैसे पूछा है ये, लेकिन यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। ये 1998 में पूछा गया है, तो अब तो बहुत टाइम बीत गया, तो अब हो सकता है हमारे उसमें भी पूछ लिया जाए। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। ठीक है, ये सारे शासक रहे हैं और ये नायक है अग्निमित्र। किसके द्वारा रची गई है मालविकाग्निमित्र? तो ये कालिदास के द्वारा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में किया है? प्रयाग प्रशस्ति में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में कोई भेदभाव नहीं था। जैसे वहाँ पे जो हम पढ़ के आए थे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, कर्म के आधार पर और शर्म के आधार पर या फिर जाति के आधार पर विभाजन, कि स्त्रियों और वैश्य को तो भाई ना तो मंदिर में जाने की अनुमति थी, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान की। आर्य लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, ब्राह्मण लोग, तो यहाँ पर बराबरी थी। गुप्त काल में कोई भेदभाव नहीं था। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? ये गुप्त काल की बात कर रहे हैं। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? याद रखिए, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो विषम, ये तीनों ही लिखे हैं जानकी हरण कालिदास के द्वारा। नहीं लिखा गया ऑप्शन डी। अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है हमारी बागधार में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में अजंता गुफाओं के सरीकी जैसी गुफाएं कहाँ पर हैं? ये बागधार में है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? 319 ईसा से लेकर 500 ईसा तक यहाँ पर गुप्त काल का शासन रहा था। बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब से हुई? बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का विवाह कर देना। और देखो ये प्रथा आरंभ हुई थी हमारी गुप्त काल में ही। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के शुद्ध सिक्के की बात करें तो कुषाण काल में है, और सर्वाधिक की बात करें तो गुप्त काल में है। यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेट किया गया है, लिखा नहीं गया। यूरोपीय भाषा में, यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। पहला भारतीय ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि हमारे यहाँ पर संस्कृत में कालिदास के द्वारा रचित है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है ऐरन अभिलेख से। और ऐरन अभिलेख किससे संबंधित है? पढ़ के आए थे भानुगुप्त से। सती प्रथा के बारे में इसमें बोला गया है। गुप्त वंश के निम्न शासकों को क्रम से लगाइए। देखो आपको सबको पता है कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आएंगे? चंद्रगुप्त फर्स्ट आएंगे। श्रीगुप्त होते तो वो आते पहले, उसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आएंगे, उसके बाद हमारे समुद्रगुप्त आएंगे, फिर कुमारगुप्त आएंगे, और लास्ट में आएंगे हमारे स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से मिला है? बयाना, भरतपुर, देवगढ़, झांसी, बुमरा मध्य प्रदेश या तिगवा मध्य प्रदेश? तो बयाना के भरतपुर से मिला है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। और यहाँ पर सिक्कों का, सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे गुप्त काल में ही। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक? बहुत 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 अच्छे से याद रखिएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। ठीक है जी। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, कुमारगुप्त, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ये दोनों ही सही है, असर्शन भी और रीजन भी, और आर एक ही, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है तो दोनों ठीक कि भाई प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जाता है, लेकिन गुप्त काल में इसका पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये भी ठीक है, लेकिन ये अलग स्टेटमेंट है और ऊपर वाली अलग स्टेटमेंट। ऊपर वाली सैनिक अभियान की बात कर रही हूँ, नीचे वाली इनके गुप्त काल की बात कर रही है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्न किसी एक पतन से संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का जो व्यापार था, कौन से पोर्ट जो हमारा, जिसको हम, जैसे कोच्चि पोर्ट हो गया, ठीक है, कौन से पोर्ट से संचालित होता था? ये होता था ताम्रलिप्ति। उस टाइम पे ताम्रलिप्ति नाम का एक पतन था, वहाँ से संचालित होता था उत्तर भारत का व्यापार। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? रूपक। और सोने के सिक्के, सोने की मुद्राएं, दिनार। और सब चांदी के सिक्के किसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने। क्यों चलाए थे? शकों का उन्मूलन होने की विजय के उपरांत।
नेक्स्ट आपको मिलान करना है यहाँ पे। देखो विशाखदत्त कौन थे? विशाखदत्त थे हमारे नाटक था विशाखदत्त, जो कि कालिदास के द्वारा मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, विशाखदत्त। और विशाखदत्त इसके द्वारा नहीं है, सॉरी, अभी मैं भूल गई हूँ। विशाखदत्त नाटक है। वराहमिहिर क्या है? वराहमिहिर हमारे खगोल विज्ञानी है, जैसे हमारे आर्यभट्ट रहे हैं गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी। चरक हमें पता है चिकित्सा से रिलेटेड है। और ब्रह्मगुप्त हमारे क्या है? ब्रह्मगुप्त हमारे गणित से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो ब्राह्मवीर हमारे खगोल विज्ञानी हैं, ब्रह्मगुप्त हमारे गणित से रिलेटेड है, विशाखदत्त हमारा नाटक है और चरक हमारे चिकित्सक हैं। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र, जो कि अभी महाकालेश्वर मंदिर एमपी मध्य प्रदेश उज्जैन में है, वैसे याद रखिएगा। विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। कौन सी उपाधि ली? विजयराज की, विक्रमादित्य की। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज की। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की कौन सी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? विश्व की, वर्ल्ड की सबसे फेमस जो साहित्यिक हमारी कृतियां हैं उसमें होती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। ठीक है जी। तो ये सारी वैसे कालिदास की हैं, ऋतुसंहार भी, मेघदूतम भी, कुमार संभव भी, अभिज्ञान शाकुंतलम भी। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम ये क्या है? हमारी विश्व की प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से, और यूरोपियन भाषा में सबसे पहली अनुवादित जो कृति है वो यही है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? गुप्त युग में आर्यभट्ट रहे हैं, तो गुप्त युग को। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सबसे पहले स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्ति दुर्लभ हो गई थी, ये कारण था। हुनों का आक्रमण भी हुआ था, वैसे तो रोक लिया था उन्होंने गुप्त काल में, लेकिन उस हुनों का आक्रमण बाद में हो गया था। प्रांतीय शासकों का विद्रोह भी हुआ, लेकिन संता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, मतलब आपस में कोई कलह नहीं था, तो ये चीज़ नहीं थी, बाकी ये सारी थी, तो ये पतन के कारण रही थी। निम्न में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने आप को वीणा बजाते हुए, तो कला और साहित्य का जो सबसे चरमोत्कृष्ट पीरियड था वो गुप्त काल था, और समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पर प्रदर्शित किया है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन है जिसने गणित को एक प्रथम विषय के रूप में, अब ये जो मैथ पढ़ रहे हो ना, ये आर्यभट्ट की देन है, गुप्त काल से स्टार्ट हो गया था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे है? नवनीतकम हमारी ये है चिकित्सा से। तांबे का सिक्का जारी करने वाले पहले शासक कौन थे? जो पहले गुप्त शासक रहे, रामगुप्त। ये मत सोचना कि गुप्त शासन के पहले संस्थापक थे ना, रामगुप्त पहले गुप्त वंश के ऐसे शासक थे जिन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट आ जाइए, मिलान करना है किसका किससे अभिलेख रिलेटेड है। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभी हम पढ़ के भी आए हैं। चंद्रगुप्त सेकंड, देखो जो हमारा मैरोली का स्तंभ अभिलेख है, इवात उल इस्लाम, जो हमारी मस्जिद में स्थित है, जहाँ पे चंद्र लिखा था, वो चंद्रगुप्त सेकंड है, जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि दी। मैरोली लोह स्तंभ लेख इन्हीं से रिलेटेड है। स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ, और बुद्धगुप्त का है पहाड़पुर ताम्रपत्र। ये भी सुमेलित करना है। शासक हैं, मुद्रा के प्रकार हैं। कुमार देवी प्रकार किसने चलाया? तो ये चलाया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। वीणा वादन, वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त को देखा है। चक्र विक्रम ये चंद्रगुप्त सेकंड ने, और कार्तिकेय चलाया कुमारगुप्त ने। याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट, वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त, चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड, और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट। उपाधि यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज की ली थी, आपकी समुद्रगुप्त ने ली थी अश्वमेघ पराक्रम की, और चंद्रगुप्त सेकंड की अगर बात करें तो परम भागवत बोल सकते हो, या फिर आप विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त ने स्क्रोपम की ली थी। 1 2 3 4। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेध पराक्रम, चंद्रगुप्त सेकंड परम भागवत, और स्कंदगुप्त स्क्रोपम। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी मिलान करना है। पत्नी है इनकी। चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी कुमार देवी लिच्छवी वंश से, रामगुप्त की ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, और रुद्रसेन सेकंड की प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट की कुमार देवी लिच्छवी वंश से, रामगुप्त की ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी, और रुद्रसेन सेकंड की प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? ये की थी समुद्रगुप्त। इन्हीं की विजय को देखते हुए जो ईवी स्मिथ थे, इन्होंने इनको भारत का नेपोलियन बोला था।
सर्वराजोचथेय मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वालों की उपाधि, ये भी समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह थर्ड को पराजित कर उनकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों का उन्मूलन करने के बाद इस विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे और अपने आप को विक्रमादित्य या फिर परम भागवत की उपाधि दी थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मिलान करना है, या आप पहले एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से, 1 2 3 4, क्योंकि बाद में यह होता है कि आंसर नहीं मिला। तो आर्यभट्ट है रचना की। धन्वंतरी अभी हम पढ़ के भी आए हैं कि चिकित्सा से रिलेटेड थी। नवनीतकम, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत दिया और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया। निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे पुष्यगुप्त, उन्होंने। मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई और दूसरी बार मरम्मत पूछे तो स्कंदगुप्त ने। 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आ सकता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया पुष्यगुप्त ने। पुष्यगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे। पहली बार मरम्मत किसने करवाई? शक शासक रुद्रदमन ने करवाई। और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? गुप्त वंश के शासक जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने। अब ये सुमेलित करना है प्रशासकीय विभाजन और उनके प्रशासक। भुक्ति प्रांत बोला जाता था उपरिक को, विषय जिला के प्रशासक बोला जाता था विषयपति को, नगर के नगरपति और ग्राम के ग्रामिक। बस भुक्ति का याद रख लेना। उपरिक, अगर प्रांत का कोई शासक होता था तो उसको उपरिक बोला जाता था। जिले का विषय का था विषयपति, नगर का नगरपति और ग्राम का ग्रामिक। कौन सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रेक ये युद्ध और शांति के मंत्री थे। महादंडनायक सेना के सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों के प्रमुख अधिकारी, लेकिन महाशवपति गज सेना के अध्यक्ष नहीं थे। देखो दे भी ऐसा रखा है कि बिल्कुल बच्चों को लगे अशवपति हैं तो गज सेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महासंधि, जिन्होंने महासंधि कर ले वो ऑब्वियसली शांति का मंत्री होगा, भाई शांति प्रदान करने वाला कि भाई दोनों के बीच संधि हो जाए। दंडनायक सेना के जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो दंड देगा। विनय स्थिति ये धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। तो ये तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाइए। क्षेत्र भूमि ये है कृषि योग्य भूमि। वास्तु भूमि जिसमें निवास करते थे। अप्रहत भूमि ये जंगल की भूमि और खिल भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती थी। तो क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि निवास योग्य, अप्रहत जंगल की भूमि और खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त। देखो सुमेलित नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति हमारा समुद्रगुप्त से है। किरात जुर्नियम भारवी से है। दशकुमार चरित दंडिन से है और मृच्छकटिकम ये हमारा शूद्रक से है। ठीक है जी, याद रखिएगा। देखो वहाँ पे मैं विशाख दत्त बोल रही थी ना, उसकी नहीं है, तो ये ओब्वियसली मुद्रा राक्षस की है, तो वो कालिदास की नहीं थी। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, किरात जुर्नियम भारवी, दशकुमार चरित दंडिन और मृच्छकटिकम शूद्रक है। नेक्स्ट कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बता दीजिए। वाघभट्ट हमारे अष्टांग हृदय से, कामंदक हमारे नीतिसार, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस से और भर्तहरि मेघदूतम ने नहीं लिखी है। ये हमारी सारी कालिदास के ऊपर हम पढ़ के भी आए थे। अब ये देखिए सुमेलित करना है। श्रेष्ठी का मतलब क्या है? श्रेष्ठी का मतलब है साहूकार। सार्थवा का मतलब है व्यापारी। कुलिक बोलते हैं शिल्पी या कारीगर को और कायस्थ बोलते हैं लेखक को। तो श्रेष्ठी साहूकार, सार्थवा व्यापारी, कुलिक हमारा शिल्पी या कारीगर और कायस्थ है हमारा लेखक। आगे मिहिर कुल का संबंध किससे है? ये हुण से रिलेटेड है। हुणों को आक्रमण करने से किसने रोका था? समुद्रगुप्त ने। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले ये मोखरी थे। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त सेकंड थे। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि कितनी भी बारिश धूप आ जाए, कितनी भी नमी हो जाए, ये जंग नहीं लगता, रस्टिंग नहीं होती, इसमें कोई भी जंग रोधकता नहीं है। जंग रोधकता है, इसमें जंग नहीं लगता। और ये चंद्रगुप्त सेकंड की स्मृति में बनाया गया है। प्राचीन स्तंभ भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकरण के केवल 2 उदाहरण हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में है और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट कहाँ पर है? तो अभी हम पढ़ के भी आए थे, ये एमपी में है, बागधार की गुफाएं। पुंड्रवर्धन भुगती अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि किसने ली थी? ये परम भागवत की उपाधि तो चंद्रगुप्त सेकंड है,
अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे। तो समुद्रगुप्त नहीं है भाई, ये चंद्रगुप्त सेकंड है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये गलती से दे दिया होगा इन्होंने दे भी नहीं रखे 92 और 93 के आंसर। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा ये हमारा समुद्रगुप्त है। ये चैप्टर होता है, ओ सॉरी, ये समुद्रगुप्त नहीं है, ये हमारा चंद्रगुप्त सेकंड है। ऊपर पढ़ के भी आए थे, परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड ने। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा गुप्त उत्तरकाल या फिर वर्धन वंश, और ये चैप्टर हम कल करेंगे। अच्छा चैप्टर है। आज का चैप्टर कैसा लगा ये ज़रूर बताएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। कुछ क्वेश्चन तो आज ही याद हो जाएंगे, और एक दो बार और करने लेना, रिपीट में देख लेना, तो अच्छे से आपको रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा।